हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आवेग संवेग प्रमेय को, जो कि अध्याय नंबर 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिजिक्स का अध्याय नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेग संवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जिसको कहते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को भी यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। और जो है देखो, हमारा ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है सीजी बोर्ड और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक। और आपको लगातार ये इसी तरह से क्लासेस जो हैं, वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। तो फ्री क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट के लिए। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना है फटाफट से। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आवेग संवेग प्रमेय की। ये आवेग संवेग प्रमेय या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये क्या होता है देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11वीं कक्षा 11वीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, इसको समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल F अल्प समय dt के लिए कार्यरत रहता है, तब इस पर बल का आवेग। तो आवेग का सबसे पहले सूत्र यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा स्क्रीन पे। ठीक है, यदि कोई जो वस्तु है ना, वस्तु कोई बल अल्प समय पर, यदि किसी वस्तु पर कोई बल जो लग रहा है, F बल लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है बहुत कम समय के लिए, सपोज ये डेल्टा t समय के लिए या dt समय के लिए लग रहा है, तो इसका जो आवेग का मान जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा। देखो समझो इसको अच्छे से। आवेग का जो मान होगा, वो आवेग का जो मान होगा उसको आप देख सकते हो। देखो, आवेग बराबर F इंटू डी टी होगा, जिसमें यहाँ डी टी क्योंकि अल्प समय के लिए, इसलिए जो आवेग आया वो भी डी आई लिखा। आवेग को आई से दर्शाते हैं क्योंकि आवेग का मान यहाँ पे बहुत छोटा है, इसलिए डी आई लिख दिया। डी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी हो जाता है फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो डी आई का समाकलन कर देंगे और इधर एफ इंटू डी टी का समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, समाकलन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिया इसका लिमिट। लोअर लिमिट आपको T1 दिखाई दे रहा होगा, अपर लिमिट T2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो लिमिट ले करके हम हल करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको सूत्र भी लिख दिया है। अगर इस तरह का हमारे पास कोई समाकलन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, dx का समाकलन करेंगे तो x होगा, लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1। और इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका समाकलन कर सकते हो। देखो, समाकलन किया हमने, और समाकलन किया तो क्या क्या माना है। देखो, डी आई का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i, और f इंटू डी टी का समाकलन करेंगे तो f बाहर आ जाएगा, और डी टी का समाकलन करने पे क्या होगा, डी टी का t आता है आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ था, इसलिए t अपर लिमिट T1 लिख दिए, लोअर लिमिट T2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू एफ इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको देखो क्या करते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, चूंकि हमको पता है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही हमको पता है कि संवेग परिवर्तन की दर कोई न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम रिप्रेजेंट करता है, जो बल होता है ना। बल एक ऐसी राशि है जो क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को निरूपित करता है, या बाह्य बल जो है उसका मान जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एफ का मान डी पी बटे डी टी हो जाएगा। अब इसको अगर इधर आप पक्षांतर करोगे तो एफ इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन अगर हम कर देते हैं तो समाकलन करने पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी, और ये हो जाएगा डी पी। अगर हम बात करें समाकलन के लिमिट की, तो देखो यहाँ पे T1 और T2 तक चले जाएगा, और ये हो जाएगा P1 से P2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा एफ बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन करेंगे तो t आएगा T1 से T2 तक, और dp का समाकलन करेंगे तो p आएगा P1 से P2 तक। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो f इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P2 माइनस P1। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप देख पाओगे
कि यहाँ से देखो समीकरण 1 से आई का मान ही तो है ये कुछ और नहीं है। देखो ये समीकरण 1 से इसका मान जो है ये आई है, तो आई बराबर P2 माइनस क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने इधर यहाँ पे मेंशन किया। देखो समीकरण 1 से आई बराबर P2 माइनस P1, और इस प्रकार आप कह सकते हो कि आई बराबर किसके बराबर होता है, आई बराबर डेल्टा P होता है। और यही आवेग संवेग प्रमेय है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, और अगर आपको इसका नोट्स बनाना है, आप लिख के एक तो कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे पहली बात, और आप इसको अगर नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, है ना। फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में या कुछ और, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये नोट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके, चलो, तो ये था आवेग संवेग प्रमेय। आगे चलते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आज का दूसरा टॉपिक। इसको भी आप समझ सकते हैं। देखो क्या है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्या कहता है। देखो कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, तो एक वस्तु पर जो क्रिया और क्रिया बल लग रही है, या एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर क्रिया बल लगा रहा है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु जो है पहले पर भी प्रतिक्रिया बल लगाता है, ये इसका नियम है। तो इसका जो एग्जैक्ट कथन अगर आप बोलो तो ये क्या होगा, देखो, प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा दिशा तथा विपरीत दिशा, समान परिमाण, ठीक है, और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये बात को याद रखना है। तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। जैसा आपके सामने यहाँ एक उदाहरण लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक वस्तु इस तरह से बना हुआ है, देखो यहाँ पे अलग से मैं डायग्राम बना देता हूँ, और ये धरातल है या सतह है। ठीक है, तो वस्तु का अपना खुद का भार है, जिसके कारण ये इधर नीचे की तरफ बल लगा रहा है, जिस बल का मान या भार का मान कितना है, mg है। तो इस सतह पर जो बल लगा रहे हैं ना, तो सतह भी क्या करता है, इस वस्तु पर एक बल लगाता है ऊपर की ओर, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। और इसका मान जो होगा उतना ही होगा जितना ये नीचे की ओर लगा रहा है, इसलिए ये r बराबर mg होगा। बस दिशा इधर क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे पहला उदाहरण अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण देखो मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ। तैरने की क्रिया जो है ना, वो भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम ही है, तैरने की क्रिया। ठीक है, जब आप हाथ को क्या करते हो, हाथ पैर को तैरने के लिए जब आप क्या करते हो, चलाते हो, तो आपने जो जल पर या पानी पर जो फोर्स लगाया, जो बल लगाया, तो पानी भी क्या करता है, इसके अपोजिट आपके हाथ पर, आपके बॉडी पर एक फोर्स लगाता है, जिससे आप तैर पाते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना, यदि वस्तु B द्वारा वस्तु A पर लगाया गया बल जो है FAB है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसी प्रकार A जो है वस्तु A द्वारा B पर लगाया बल अगर FB है, तो ये FAB और FBA बराबर होंगे, लेकिन क्योंकि इनकी दिशा विपरीत होती है इसलिए माइनस साइन हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, अच्छे से याद रखिएगा इसको, यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो ये पूरी बातें समझ आ गई। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया, आवेग संवेग प्रमेय और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एक और टॉपिक है वैसे, ठीक है, इसको भी अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे देखो, इस टॉपिक को भी चलो यहीं कवर कर लेते हैं। संवेग संरक्षण नियम और इसके अनुप्रयोग को यहाँ पे समझा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमको पता है कि F इज इक्वल टू dp/dt होता है। ठीक है, यदि बाह्य बल जो है F क्या हो, अनुपस्थित हो, बाह्य बल F अनुपस्थित हो, मतलब F का मान क्या हो जाए, मान लो 0 हो जाए, तो dp/dt बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि dt को अगर आप उधर भेज दोगे, पक्षांतर करोगे, तो ये dt भी इधर जाके गुणा हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो dp बराबर 0 आ गया, 0 इंटू dt किए तो dp बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब dp मतलब अगर आप बात करो मोमेंट की, तो मोमेंट में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। और इसका मतलब ये जो p का मान है वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, कहीं पे भी बदल नहीं रहा है। ठीक है, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो संवेग है सदैव नियत रहता है। तो यहाँ तक आप बनाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए ये चैप्टर नंबर 5 का लेकर के आया था आज इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आप आसानी से समझ गए होंगे।
अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ते जाते हैं हमारे से तो हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जहाँ हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो जुड़ जाइएगा हमारे इस चैनल के साथ, और साथ ही साथ आपको इसका PDF अगर चाहिए तो ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।